स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। दोस्तों, आज हमारा नया वर्ष है, तो हमारे सभी भाइयों को मेरी तरफ से हमारे ITI यूट्यूब चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान चैनल की तरफ से दोस्तों आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आप बहुत सारी ऊंचाइयों को छुएं दोस्तों, सफलताओं को पाएं। तो इसी क्रम में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा आज का मोटिवेशन है कि दोस्तों, मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आपको मंजिल पाना है तो गुरूर में नहीं रहना है। बहुत सारी दोस्तों क्या करना है, आपको बहुत सारी दोस्तों मेहनत करना है मन लगाकर। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो हमने क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों, ये सबसे पहले इतिहास के क्वेश्चन रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। दोस्तों, आपको बताना है जो अजीमुल्ला खान थे वो किसके सलाहकार थे। तो आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन की दोस्तों। पहला ऑप्शन है नाना साहब, दूसरा ऑप्शन है तात्या टोपे, तीसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई और चौथा ऑप्शन है कुंवर सिंह। कौन सा दोस्तों? चौथा ऑप्शन है हमारा कुंवर सिंह। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, जो अजीमुल्ला खान थे वो किसके सलाहकार थे। तो दोस्तों, जो हमारे अजीमुल्ला खान थे ये नाना साहब के क्या थे? सलाहकार थे। कौन थे दोस्तों? ये नाना साहब के सलाहकार थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अली मुल्ला खान ने कहाँ से लड़ाई लड़ी थी दोस्तों। तो इसकी बात करें तो दोस्तों, इन्होंने फतेहपुर से लड़ाई लड़ी थी। कहाँ से दोस्तों? फतेहपुर से लड़ाई लड़ी थी। आप इसको फतेहपुर सीकरी ना समझें दोस्तों, ये दूसरा फतेहपुर है। जब आप कानपुर से इलाहाबाद जाएंगे, कहाँ पे दोस्तों? जब आप कानपुर से इलाहाबाद जाते हैं उसी समय ये आपको रास्ते में मिलता है। कौन सा दोस्तों? फतेहपुर सीकरी। आपको नहीं समझना है, ये सिर्फ क्या है दोस्तों? ये सिर्फ फतेहपुर है। क्या है दोस्तों? ये सिर्फ फतेहपुर है। जो अजीमुल्ला खान थे उन्होंने फतेहपुर से लड़ाई लड़ी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तात्या टोपे कौन थे। तो दोस्तों, तात्या टोपे थे जो वो नाना साहब के बहुत अच्छे मित्र थे। कौन दोस्तों? जो तात्या टोपे थे नाना साहब के बहुत अच्छे मित्र थे, और दोस्तों मित्र के साथ साथ उनके सेनापति भी थे। कौन दोस्तों? तात्या टोपे। अब बात कर लेते हैं तात्या टोपे ने और नाना साहब ने कहाँ से लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों, तात्या टोपे जी ने और नाना साहब जी ने कहाँ से लड़ाई लड़ी थी? तो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी हमारे कानपुर से। कहाँ से दोस्तों? इन्होंने कानपुर से लड़ाई लड़ी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका कि तात्या टोपे का असली नाम क्या था। तो आप सब जानते होंगे दोस्तों, जो तात्या टोपे हैं उनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था दोस्तों? उनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग, उनका असली नाम था। दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो नाना साहब हैं इनका असली नाम क्या था। बात करें इनके असली नाम की, तो इनका असली नाम था धोंधू पंत। क्या नाम था दोस्तों? इनका असली नाम धोंधू पंत इनका असली नाम था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के तहत भारतीय प्रशासन का अधिकार कब घोषित किया था। दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने क्या किया था? जो भारत पर प्रशासन का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि अब जो भारत की देखरेख होगी वो सीधे लंदन से होगी। तो हम बात करते हैं कि ये दोस्तों कब उन्होंने जारी किया था लेटर। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1 नवंबर 1958, दूसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1857, तीसरा ऑप्शन है 6 जनवरी 1958 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 17 नवंबर 1959। तो हम बात कर रहे थे किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसने दोस्तों क्या किया था? जो महारानी विक्टोरिया थी दोस्तों, उन्होंने क्या किया था? इसकी सारी शक्तियों को खत्म कर दिया था। क्या कर दिया था? इसकी सारी शक्तियों को यहाँ पे खत्म कर दिया गया था। और ये दोस्तों लेटर में बोला गया था कि जो इसका भारत की देखरेख है वो सीधे लंदन से होगी। और दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 नवंबर 1857। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नवंबर 1857 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1 नवंबर 1858 इसका सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महारानी विक्टोरिया ने ये दोस्तों शक्तियाँ खत्म की थी, उस टाइम पे दोस्तों गवर्नर कौन था? तो उस टाइम पे गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। कौन दोस्तों? उस समय जो गवर्नर था वो था हमारा, उस समय गवर्नर था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग उस समय पे गवर्नर था। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 1857 की बरेली में विद्रोह के नेता थे? दोस्तों आप सब जानते होंगे बरेली के बारे में। बरेली की बर्फ़ी बहुत फेमस है। क्या दोस्तों? बरेली की बर्फ़ी बहुत फेमस है। इसके साथ साथ जो झुमका गिरा था वो भी हमारा कहाँ गिरा था दोस्तों? बरेली में गिरा था। कहाँ गिरा था दोस्तों? झुमका भी बरेली में गिरा था। इसके साथ साथ दोस्तों बरेली का बांस भी प्रसिद्ध है। बोला जाता है ना दोस्तों, उल्टा बांस बरेली का, जो कहावत सुनी होगी आपने। तो बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है 1857 की समय बरेली में विद्रोह के नेता कौन थे? तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है हमारा खान बहादुर खान, दूसरा ऑप्शन है कुंवर सिंह, तीसरा ऑप्शन है मौलवी अहमद शाह और चौथा ऑप्शन है विरजिस कादिर। बात करें 1857 की दोस्तों बरेली के नेता की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? खान बहादुर खान। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कुंवर सिंह ने कहाँ से लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर, कहाँ से दोस्तों? इन्होंने जगदीशपुर या अर्राह से लड़ाई लड़ी। कहाँ से दोस्तों? जगदीशपुर या अर्राह से, जो कि कहाँ पड़ता है? ये हमारा बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? जगदीशपुर या अर्राह बिहार में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो मौलवी अहमद शाह हैं दोस्तों, इन्होंने कहाँ से लड़ाई लड़ी? तो दोस्तों इन्होंने फैजाबाद से लड़ाई लड़ी। कहाँ से दोस्तों? इन्होंने फैजाबाद से लड़ाई लड़ी। दोस्तों एक क्वेश्चन और है करंट अफेयर्स का, जो कि हर बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, कि जो फैजाबाद है दोस्तों इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? किसका दोस्तों? फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। दोस्तों बात कर लेते हैं फैजाबाद की। तो दोस्तों फैजाबाद का नाम बदलकर अब अयोध्या रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है इसका नाम अयोध्या रख दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र कहा? दोस्तों आपको बताना है जो 1857 के समय विद्रोह हुआ था उसको किसके द्वारा षड्यंत्र कहा गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है सर जेम्स आउटरम और टेलर, दूसरा ऑप्शन है सर जॉन के, तीसरा ऑप्शन है TR और चौथा ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस। तो आप सब जानते होंगे दोस्तों, इसके पहले जो आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसमें बता चुका हूं कि जो हमारे VD सावरकर साहब थे। कौन दोस्तों? VD सावरकर। दोस्तों जो VD सावरकर थे उन्होंने कहा था कि जो 1857 का संग्राम है उसको उन्होंने क्या कहा था? उसको कहा था उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने? VD सावरकर ने। दोस्तों एक और थे आधुनिक इतिहासकार। कौन दोस्तों? RC मजूमदार। कौन दोस्तों? RC मजूमदार, जिन्होंने कहा था कि ये स्वतंत्र संग्राम नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको षड्यंत्र किसने कहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सर जेम्स आउटरम और टेलर ने। दोस्तों इन्होंने कहा था कि ये हिंदू और मुस्लिम ने क्या किया दोस्तों? हिंदू प्लस मुस्लिम ने एक दोस्तों संगठन बनाया है। किसके लिए दोस्तों? ईसाइयों को भगाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हिंदू कौन हो जाएगा? हिंदू हो जाएंगे यहाँ पे हमारी झांसी की रानी। कौन दोस्तों? झांसी की रानी यहाँ पे हिंदू हो जाएंगी। बात करें मुस्लिम की तो दोस्तों मुस्लिम हो जाएंगी बेगम हजरत महल। कौन दोस्तों? बेगम हजरत महल। और बात करें दोस्तों ईसाई तो ईसाई हो जाएंगे अंग्रेज। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि जो लेखक मिर्ज़ा गालिब है उसने दोस्तों क्या किया था? 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको अपनी आंखों से देखा था। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लेखक है जिसने अपनी आंखों से दोस्तों 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? लेखक मिर्ज़ा गालिब। क्या दोस्तों? लेखक मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना है जब 1857 के समय भारत में विद्रोह हुआ था उस समय पे
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है चर्चिल, दूसरा ऑप्शन है पामस्टन, तीसरा ऑप्शन है इटली और चौथा ऑप्शन है ग्लैडस्टोन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री है जो 1857 के समय पे क्या था दोस्तों, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों आंसर की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, जो दोस्तों पामस्टन थे, ये 1857 के समय पे क्या थे, ब्रिटिश पीएम थे। क्या थे दोस्तों, ये ब्रिटिश पीएम थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, चर्चिल की। ये दोस्तों चर्चिल कब प्रधानमंत्री थे, तो दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे। कब थे दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय पे ये क्या थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इटली की। तो ये दोस्तों जब हमारा आज़ाद भारत हुआ था, मतलब हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था, उस समय ये दोस्तों क्या थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अब जो हमारे क्वेश्चन है ये हमारे इंग्लिश से, जनरल लिंग से हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो जानते हैं इसको, यू खाली स्थान लुक आफ्टर यू ओल्ड एंड सिक पेरेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है कि यहाँ पे लुक आफ्टर योर ओल्ड एंड सिक पेरेंट। आपको क्या करना है दोस्तों, अपने जो दोस्तों बूढ़े माँ बाप हैं और बीमार माँ बाप हैं उनकी आपको देखभाल करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है आउट टू, दूसरा ऑप्शन है कैन, तीसरा ऑप्शन है माइट और चौथा ऑप्शन है मे। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे ये क्या है दोस्तों, ये मॉडल वर्ब है। तो दोस्तों जब हमें क्या करना होता है, जब हमें दोस्तों नैतिक जिम्मेदारी, किसकी बात करते हैं हम, जब नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नलों को नहीं तोड़ना है और इसके साथ साथ दोस्तों बड़ों का आदर करना है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं वहाँ पे, तब हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आउट टू यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपको अंडरलाइन जो सेंटेंस है उसको अगर आपको कहीं पे गलत लगे तो उसको आपको लिखना है, या फिर अगर नहीं है तो आपको चूज़ करना है कि वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे है सेंटेंस, ही इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है सो फ्रेंडली एज, दूसरा ऑप्शन है एज फ्रेंडली लाइक, तीसरा ऑप्शन है सो फ्रेंडली दैट और चौथा ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा क्या, सो फ्रेंडली एज, ये दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आएगा सो फ्रेंडली एज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सो फ्रेंडली एज। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्या बताना है, सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों इनमें से एक वर्ड गलत है, मतलब उसकी मीनिंग गलत दी गई है। आपको क्या करना है, वहाँ पे बताना है कि किसकी मीनिंग यहाँ पे गलत दी गई है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन की। जो ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है स्टेडियम, तो दोस्तों इसकी स्पेलिंग तो सही है। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेजी, तीसरा ऑप्शन है स्टेशनरी और चौथा ऑप्शन भी है स्टेशनरी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रेजी है इसका मतलब होता है रणनीति। हम बोलते हैं ना दोस्तों कि कैसे हमें DRDO में पास करना है, तो हम कैसे उसकी स्ट्रेटजी बनानी है, रणनीति बनानी है उसको पास करने की। तो यहाँ पे जो हमारा ए है दोस्तों, यहाँ पे ए के स्थान पे ई आता है। क्या आता है, यहाँ पे ए के स्थान पे ई आता है। जैसे कि इसकी स्पेलिंग हो जाएगी STRATEGY, स्ट्रेटजी। इसका मतलब होता है रणनीति। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेडियम की, तो इसकी स्पेलिंग सही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों स्टेशनरी की। दोस्तों इसमें क्या है, स्पेलिंग लगभग समान है, इसमें ए और ई का अंतर है। क्या होता है, जब हम ए
क्या यूज करते हैं यहाँ पे, मतलब जहाँ पे ए होता है तो उसका मतलब होता है स्थिर या एक जगह है। क्या दोस्तों, जब हम स्टेशनरी में ए दिख रहा है तो उसका मतलब है स्थिर या एक जगह है। इसका मतलब क्या होता है, स्थिर या एक जगह है। अब बात करते हैं जहाँ पे ई होता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों ऐसा स्थान जहाँ से हम पेन पेंसिल किताबें बुक्स वगैरह खरीदते हैं, वो वाली स्टेशनरी। और अगर यहाँ पे ए है स्टेशनरी में तो इसका मतलब होता है स्थिर, एक स्थान पे रुका हुआ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू सेगमेंट, वन ऑफ them may contain an error. Identify the segment that contains a grammatical error. If you don't find the any error, mark no error as your answer. दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे अगर आपको कोई एरर समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, एरर को बताना है। अगर आपको कोई एरर समझ में नहीं आ रही है तो आपको ऑप्शन में चूज करना है नो एरर। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सेंटेंस है हाउ मैनी ऑब्लिग एक्स वर पुट ऑब्लिग इनटू दी बास्केट। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हाउ मैनी, तो दोस्तों ये तो सही है। दूसरा है दोस्तों नो एरर, तीसरा है एक्स वर पुट और चौथा है इन दी बास्केट, सॉरी दोस्तों यहाँ पे इनटू दी बास्केट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नो एरर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये जो हमारा सेंटेंस है कौन सा दोस्तों, हाउ मैनी एक्स वर पुट इनटू दी बास्केट, ये हमारा सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट दी मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सही ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ पे दोस्तों सेंटेंस है दिस ऐप इज़ वेरी खाली स्थान फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है हमारा कन्वीनियंस। तो दोस्तों कन्वीनियंस क्या है दोस्तों, एक प्रकार की नाउन है। क्या है, एक प्रकार की नाउन है। हमें क्या बताना है यहाँ पे, एडवर्ब बताना है। क्योंकि दोस्तों जो एडवर्ब यहाँ पे आएगी, क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एडवर्ब आएगी, जबकि कन्वीनियंस यहाँ पे नाउन है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन है कॉम्पिटेंसी। क्या है दोस्तों, कॉम्पिटेंसी। तो दोस्तों ये भी एक प्रकार की नाउन है। क्या है, कॉम्पिटेंसी भी एक प्रकार की नाउन है। अब बात कर लें दोस्तों कन्वीनियंट की। तो दोस्तों ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों जो कैपेबल है इसका मतलब होता है क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कन्वीनियंट। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हमारे जो क्वेश्चन हैं ये भारत की जनजातियों से संबंधित है, जो कि भारत के जनरल नॉलेज के अंतर्गत आते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। भारत में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है। दोस्तों आपको इस पर नहीं जाना है कि ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं कि भारत में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसा ही पूछा जाए। दोस्तों वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि थारू जनजाति कहाँ की मूल निवासी है, या ये पूछा जा सकता है उत्तराखंड की मूल निवासी कौन सी जनजाति है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अब ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है जो कि सेंटेंस के रूप में दिया गया है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है इरुला, चेंचू और सोमाली जनजातियां केरल में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों, तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन है हमारा गर्सिया जनजातियां गोवा में पाई जाती हैं। ये दोस्तों हमारा गलत है। जो दोस्तों गर्सिया जनजाति है ये दोस्तों गोवा में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो गर्सिया जनजाति है ये कहाँ की मूल निवासी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ये राजस्थान के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, ये राजस्थान के अंतर्गत आती है। बात करें ये कहाँ पाई जाती है, तो ये दोस्तों उदयपुर कहाँ पाई जाती है, ये उदयपुर, सिरोही, कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर, सिरोही और इसके साथ साथ पाली डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों, ये उदयपुर, सिरोही और पाली डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे ऑप्शन की। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन है गद्दी जनजातियाँ जम्मू और कश्मीर तथा
हिमाचल प्रदेश के चलवासी पशु चारक हैं। तो दोस्तों हमारा ये भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे ऑप्शन है पहला सही है दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। तो अब देखते हैं दोस्तों कूट में। दोस्तों पहला ऑप्शन है यहाँ पे केवल 1 और 3, दूसरा है 2 और 4, तीसरा है 1, 2 और 4, दोस्तों चौथा है कौन सा हमारा 1, 2, 3, 4। तो अभी हमने देखा पहला है दोस्तों, दूसरा और हमारा चौथा सेंटेंस सही है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन की, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों जौनसारी, दूसरा ऑप्शन है गारो पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ और चौथा ऑप्शन है जयंतिया पहाड़ियाँ। तो दोस्तों बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बात यहाँ पे पूछा क्या गया है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। दोस्तों आपको पता होगा इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कौन सा हमारा नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सा दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो नीलगिरी है ये किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो नीलगिरी पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत की कौन सी है। तो दोस्तों इसको मैं ही बता देता हूँ, इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डोटा बेटा। कौन सी दोस्तों, डोटा बेटा इसकी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नीलगिरी पर्वत कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। तो दोस्तों ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैला हुआ है। कहाँ पे दोस्तों, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कौन सा कि जो नीलकुरंजी का फूल है दोस्तों वो कहाँ पे खिलता है। तो दोस्तों जो नीलकुरंजी का फूल है वो यहीं पे खिलता है। कौन सा फूल दोस्तों, नीलकुरंजी का फूल। नीलकुरंजी का फूल, ये दोस्तों फूल कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नीलकुरंजी का फूल है ये कितने वर्ष में एक बार खिलता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 12 वर्ष। जो नीलकुरंजी का फूल है दोस्तों ये 12 वर्ष में एक बार खिलता है। दोस्तों ये पिछले समय 2018 में खिला था। अब दोस्तों ये कब खिलेगा, 12 वर्ष बाद, मतलब 2030 में ये खिलेगा। तो दोस्तों ये सब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ये आपको लिख लेना है क्योंकि कई बार ये नॉन टेक्निकल के रूप में पूछ लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। इसका मतलब है दोस्तों उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो बहुविवाह प्रथा को मानती है या आचरित करती है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है जौनसारी, दूसरा है दोस्तों बॉक्सा, तीसरा है हमारा राजी और चौथा है कोरबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जौनसारी। दोस्तों जौनसारी ऐसी जनजाति है जिसमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा विवाह करने पे किसी को कोई समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों बात करें जौनसारी की तो ये कहाँ की जनजाति है, ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अंडी और अरोपतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। आपको बताना है जो अंडी है और अरोपतीपी दोस्तों नाम से प्रचलित विवाह है वो किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो आइए बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है हो जनजाति, दूसरा ऑप्शन है पहाड़िया, तीसरा ऑप्शन है मुंडा, दोस्तों चौथा ऑप्शन है उरांव जनजाति। दोस्तों बात करें हम किसकी, हम बात करें दोस्तों किसकी, अंडी और किसकी दोस्तों, अंडी और ओपोर-तीपी जनजाति की, जो क्या करती है बहुविवाह को जो क्या करती है दोस्तों, जो हमारा अंडी और अरोपतीपी नाम से प्रचलित विवाह है दोस्तों वो किस जनजाति से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जनजाति। ये दोस्तों जो अंडी और ओपोर-तीपी विवाह है ये
हो जनजाति से संबंधित है। अब बात करते हैं कि ये जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो ये जनजाति झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों? ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति प्रिमिटिव है। दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो अभी भी वैसे ही जी रही है जैसे पहले जीवन यापन कर रही थी, उसमें कोई भी सुधार नहीं है। दोस्तों ये आज भी कच्चा मांस खाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रिमिटिव। मतलब दोस्तों प्रिमिटिव का मतलब होता है यहाँ पे प्राचीन से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है ऐसी कौन सी जनजाति है। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है कंवर जनजाति, दूसरा ऑप्शन है कोर जनजाति, तीसरा ऑप्शन है करमाती जनजाति और चौथा ऑप्शन है कोरबा। तो आप सबको पता होगा दोस्तों, जो हमारी कोरबा जनजाति है इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारी एक प्रकार की प्रीमिटिव है। कैसी है दोस्तों? ये प्रकार की प्रीमिटिव जनजाति है, मतलब ये दोस्तों प्राचीन जनजाति है। कौन सी? कोरबा। अब बात कर लेते हैं कि ये कोरबा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो कि ये दोस्तों क्वेश्चन है ये साइंस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? ये साइंस से लिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा साइंस का, डिप्थीरिया संबंधित है। आपको बताना है जो डिप्थीरिया है वो किससे संबंधित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है यकृत लीवर से, दूसरा है रुधिर ब्लड से, तीसरा है गले थ्रोट से और चौथा है प्लीहा स्प्लीन से। तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो हमारा डिप्थीरिया है, कौन सा दोस्तों? जो हमारा डिप्थीरिया डिसीज है या रोग है, ये हमारा थ्रोट से संबंधित है। किससे दोस्तों? ये हमारा गले से संबंधित है। कौन सा दोस्तों? डिप्थीरिया। कौन सा? डिप्थीरिया। ये किससे संबंधित है? ये थ्रोट से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुजनित रोग है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कि बैक्टीरियल डिसीज है। कैसी डिसीज है? बैक्टीरियल डिसीज है। तो अब आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन की। दोस्तों पहला ऑप्शन है गोल कृमि, दूसरा ऑप्शन है एड्स, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया और चौथा ऑप्शन है कौन सा दोस्तों? कुष्ठ रोग। कौन सा? कुष्ठ रोग। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा गोल कृमि है ये दोस्तों राउंड वॉर्म में भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको राउंड वॉर्म में भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ये दोस्तों फंगस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये फंगस के अंतर्गत आता है। अब बात करें दोस्तों एड्स की, कि एड्स किसके अंतर्गत आता है। तो ये हमारा वायरस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये वायरस के अंतर्गत आता है। बात करें दोस्तों मलेरिया की, तो मलेरिया किसके अंतर्गत आता है? ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुष्ठ रोग की, तो दोस्तों कुष्ठ रोग को हम लेप्रोसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी भी बोलते हैं। तो दोस्तों यही है जो रोग किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल डिसीज है। कौन सी डिसीज है ये दोस्तों? बैक्टीरियल डिसीज है। दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि पूछा गया है, पाँव तथा पंजों पर अत्यधिक सूजन किस रोग का विशिष्ट लक्षण है। आपको बताना है पाँव तथा पंजों पर अगर अत्यधिक सूजन है तो ये किसका विशिष्ट लक्षण है। तो आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है खाद्य विषाक्तता, दूसरा ऑप्शन है एड्स, तीसरा ऑप्शन है हाथी पाँव और चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हाथी पाँव, क्योंकि दोस्तों जो फूड पॉइजनिंग है इससे तो होगा नहीं। दोस्तों एड्स है ये किसकी वजह से होता है? ये हमारा वायरस की वजह से होता है। बात करें मलेरिया की, तो ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। तो बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, नीचे दिए गए कोडों को चुनकर सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे है, आपको इसमें से मिलाना है दोस्तों साधारण जुकाम को किससे मिलाएंगे आप दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो दोस्तों हमारा साधारण जुकाम है दोस्तों ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। तो दोस्तों पहले का हो जाएगा कौन सा? तीसरा।
दोस्तों दूसरा है हमारा कौन सा, खाद्य विषाक्तता। तो आप सबको पता होगा जो दोस्तों फूड पॉइजनिंग होती है ये किसकी वजह से होती है, ये क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम की वजह से होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो काली खांसी आती है, यहाँ पे दोस्तों खांसी है, जो काली खांसी आती है ये किसकी वजह से आती है, ये हीमोफिलस परट्यूसिस की वजह से होती है। अब बात करें दोस्तों गले में पस आना, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, रिहाइनो विषाणु। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कूट की। दोस्तों इसका जो कूट है हो जाएगा कौन सा हमारा दोस्तों, पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम इसको पहले हल कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है दोस्तों पोलियो, दूसरा ऑप्शन है रेबीज, तीसरा ऑप्शन है चिकन पॉक्स और चौथा ऑप्शन है एड्स। तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो डीएनए विषाणु की वजह से होने वाला रोग है वो है हमारा कौन सा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चिकन पॉक्स। कौन सा दोस्तों, चिकन पॉक्स। दोस्तों चिकन पॉक्स की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, हर्प्स, हेपेटाइटिस, कौन से दोस्तों, हेपेटाइटिस, और इसके साथ साथ हमारा कौन सा चिकन पॉक्स रोग होता है, किसकी वजह से दोस्तों, डीएनए विषाणु की वजह से, डीएनए विषाणु की वजह से। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि मेटरोलॉजी से पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है जो दोस्तों रेडियम है वो हमारा किस खनिज से निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है यहाँ पे रूटाइल, दूसरा है दोस्तों कौन सा, दूसरा है यहाँ पे हेमेटाइट, तीसरा है हमारा चूना पत्थर, और दोस्तों चौथा है हमारा कौन सा, पिच ब्लेंड। तो बात करें हम किसकी, रेडियम की, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, जो रेडियम है दोस्तों ये पिच ब्लेंड से निकाला जाता है। इसका मतलब है दोस्तों रेडियम किससे निकाला जाता है, तो ये पिच ब्लेंड से निकाला जाता है। दोस्तों आपका उल्टा भी पूछ सकता है कि पिच ब्लेंड से क्या निकाला जाता है, तो दोस्तों आपको ये भी ख्याल करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियम। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चूना पत्थर से क्या निकाला जाता है। तो दोस्तों चूना पत्थर से सिलिका निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, चूना पत्थर से सिलिका के साथ साथ एल्यूमिनियम भी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, इसके साथ साथ एल्यूमिनियम भी निकाला जाता है। अब बात करें दोस्तों किसकी, हेमेटाइट की। हेमेटाइट से क्या निकाला जाता है, तो दोस्तों हेमेटाइट का मतलब होता है आयरन, इससे आयरन निकाला जाता है। अब बात करें किसकी दोस्तों, रूटाइल की। तो रूटाइल से क्या निकाला जाता है, तो दोस्तों रूटाइल से टाइटेनियम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, रूटाइल से टाइटेनियम निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा पिच ब्लेंड किससे संबंधित है। दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जाना था कि रेडियम किससे निकाला जाता है, तब उसका आंसर हो रहा था वहाँ पे क्या, पिच ब्लेंड हो रहा था। क्या हो रहा था दोस्तों वहाँ पे, इसका आंसर हो रहा था पिच ब्लेंड। अब दोस्तों घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्या पूछा गया है कि पिच ब्लेंड किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको हम इससे पहले बता चुके हैं कि दोस्तों जो हमारा पिच ब्लेंड है इससे क्या निकाला जाता है, इससे रेडियम निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियम। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। आपको बताना है निम्न में से कौन सी गैस है जिसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए हम करते हैं। तो आइए जान लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा मीथेन, दूसरा ऑप्शन है एथेन, तीसरा ऑप्शन है एथिलीन और चौथा ऑप्शन है एसिटिलीन। तो हम बात कर रहे थे किसकी दोस्तों, फलों को पकाने वाली गैस की। तो दोस्तों बात करते हैं किसकी, मीथेन की। तो दोस्तों ये तो आपकी गोबर गैस है। कौन सी गैस है दोस्तों, ये हमें गोबर से प्राप्त होती है, ये हमारी गोबर गैस है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, एसिटिलीन। हम एसिटिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए करते हैं। किसके लिए दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी का तापमान बढ़ने में उत्तरदायी गैस निम्न में है। आपको बताना है कि पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या बढ़ने में दोस्तों जो उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है दोस्तों
फ्रीऑन 12, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों चौथा ऑप्शन है ओजोन। तो हम बात कर रहे थे किसकी दोस्तों, कि किसकी वजह से जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी गैसें हैं जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो इनमें दोस्तों मीथेन भी शामिल है। कौन सी दोस्तों, मीथेन शामिल है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में निम्न गैस की उपस्थिति के कारण है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि जो चांदी के बर्तन हैं या कोई भी आभूषण हैं वो वायुमंडल में कौन सी गैस है जिसकी वजह से वो काले पड़ जाते हैं। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से क्या होता है, जो 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 हमारे चांदी के पात्र होते हैं वो कैसे पड़ जाते हैं दोस्तों, वो काले पड़ जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पीतल के बर्तन होते हैं, कौन से दोस्तों, जो पीतल के बर्तन होते हैं वो कैसे पड़ जाते हैं, वो हरे पड़ जाते हैं। किसकी वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अब जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये हमारे पास 5 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर से रखे गए हैं। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता। आपको बताना है कि दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसने अभी हाल में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा ऑप्शन है कोलंबिया, तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील और चौथा ऑप्शन है भारत। तो दोस्तों आपको पता होगा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्पेन। कौन सा दोस्तों, स्पेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें तो किसकी दोस्तों, कि किसको हराकर स्पेन ने ये महिला अंडर जो बात कर रहे थे हम किसकी दोस्तों, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप जीता है। तो दोस्तों किसको हराया है स्पेन ने दोस्तों कोलंबिया को हराया है। अब बात करें कि दोस्तों ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ये दोस्तों भारत में आयोजित हुआ था। कहाँ पे दोस्तों, ये भारत में आयोजित हुआ था। अब बात करें दोस्तों इसका शुभंकर कौन था, तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महिला फीफा 17 में कौन सा शुभंकर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, यहाँ पे ईवा शुभंकर था। कौन सा, ईवा यहाँ पे शुभंकर था। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है केरल। तो हम बात कर रहे थे किसकी दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, गुजरात में ये किया गया। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चर्चा में माछू नदी किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन है जो चर्चा में रही माहू या माछू नदी किस राज्य से संबंधित है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बिहार, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो बात करते हैं किसकी दोस्तों, माछू नदी की। तो ये कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। कुछ समय दोस्तों पहले क्या हुआ था, एक ब्रिज था। कौन सा ब्रिज दोस्तों, मोरबी ब्रिज। कौन सा ब्रिज दोस्तों, मोरबी ब्रिज। दोस्तों मोरबी ब्रिज था जो कि इसी नदी पे स्थित था। कौन सी नदी पे दोस्तों, माछू नदी पे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई। दोस्तों आपको बताना है किसके सहयोग से फुटबॉल फॉर स्कूल पहल की शुरुआत की गई। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है फीफा, दूसरा ऑप्शन है यूनेस्को, तीसरा ऑप्शन है यूएनडीपी और चौथा ऑप्शन है यूएनईपी। तो बात करेंगे इसकी दोस्तों कि किसके सहयोग से फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, हमारा फीफा। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
1 नवंबर 2002 को भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपए की शुरुआत करेगा। इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है दोस्तों 2005, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है कौन सा दोस्तों? 11। तो बात करें किसकी दोस्तों? डिजिटल रुपये के रूप में जो बैंक की पहचान की गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा 9। दोस्तों 9 बैंकों की पहचान की गई है किसके लिए? डिजिटल रुपये के लिए। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। 40 मिनट को है। धन्यवाद। हमें नहीं होगा।